सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहला स्टेप यही हुआ था। स्टेप 1 फॉर्मुलेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल। सबसे पहला काम आप ये कीजिए, जो भी आपको वर्बल डेटा दिया गया है उस वर्बल डेटा को कन्वर्ट करके मैथमेटिकल फॉर्म में। तो पहला स्टेप था फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है उसके सारे वर्बल डेटा को कन्वर्ट करके मैथमेटिकल फॉर्म में, और आपका प्रॉब्लम फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा, जो हम लोग पहले चैप्टर में करते चले आएंगे। दूसरे चैप्टर में हम लोग इसको ग्राफिकल से सॉल्व करना सीखे, लेकिन ग्राफिकल कभी काम करेगा जब आपके पास वेरिएबल की संख्या कितनी होगी, दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो आपको किसी और मेथड की जरूरत पड़ेगी। वो सिंप्लेक्स पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरा सेकंड, ऊपर केस कौन सा लिखेंगे, मैक्सिमाइजेशन। तो अगर ऐसा होता है कि आपकी प्रॉब्लम दी गई है किसमें, मिनिमम, तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, मैक्सिमाइजेशन में। लिखना इस बात को, इफ इट इज मिनिमाइजेशन टाइप, if it is minimization type, if it is minimization type, अगर ये प्रॉब्लम किस टाइप की है, मिनिमाइज जेड टाइप की प्रॉब्लम है, यानी ऑब्जेक्ट अपना कौन सा है, मिनिमा करने का ऑब्जेक्ट है। इफ इट इज मिनिमाइजेशन टाइप देन कन्वर्ट इट, तब आप इसको बदलिए, देन कन्वर्ट इट into maximization type, into maximization, convert it into maximization type by using इस्तेमाल करते हुए, convert it into the maximization type by using, ध्यान देना कैसे। सुनो, अगर प्रॉब्लम मिनिमा की है, जैसे हमसे कहा जा रहा है मिनिमाइज जेड, लीनियर अलजेब्रा, वो सॉरी रियल एनालिसिस पढ़े हुए, रियल एनालिसिस में जो सभी पढ़ाए होंगे, एक टॉपिक आता है सुप्रीमम और एक आता है इंफीमम, हाँ या ना। अगर मुझको एक सेट दिया जाए कैपिटल ए, 1 2 3 4 अप टू 100, ये सेट दिया गया, इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1 है। और अगर सेट का सबसे छोटा एलिमेंट सेट के पास मौजूद है तो वो आपके सेट के लिए किसका काम करेगा, मिनिमा का काम करेगा। तो इसका मतलब अभी अगर हम कहें तो इस सेट के लिए मिनिमा ऑफ कैपिटल ए कितना होगा, 1 होगा। हम पूरे सेट में माइनस से मल्टीप्लाई करें, जब पूरे सेट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के मल्टीप्लाई का मतलब पूरा नेचर चेंज कर देना। सोचो आपने जार ऐसे रखा हुआ है, जार में सबसे नीचे जो मौजूद है ये आपका मिनिमा है। आप जब पूरा ऑपरेशन पलट दोगे, माइनस कर दिए यानी सब पलट दिए, तो जो नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर। तो मिनिमा किसमें कन्वर्ट हो गया, मैक्सिमा, और मैक्सिमा किसमें कन्वर्ट हो गया, मिनिमा। यानी मुझको केवल एक काम करना है, मेरा जो गोल है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें जेड की जगह क्या कर देना है, माइनस जेड। तो जो आपका मिनिमाइजेशन था वो अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात है। यही हाल यहाँ पर देखो, अगर हम ए में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो सेट तैयार होगा माइनस ए, और माइनस के सेट होगा -1 -2 -3 अप टू 100। यहाँ गौर करो तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ गौर करें तो यहाँ हम लोग घट रहे हैं, और जब घट रहे हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, माइनस है। यानी अगर कैपिटल ए का मिनिमा 1 है तो माइनस ए का जो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा ऑफ माइनस ए, वो कितना होगा, माइनस। तो केवल एक काम करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका मैक्सिमम सॉरी मिनिमाइज जेड है उसमें जेड की जगह क्या कर देना है, माइनस जेड। तो वो प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मिनिमा सॉरी मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है कि बात। लेकिन अब सुनिए, हाल ये है कि प्रॉब्लम बदलनी नहीं चाहिए। अगर आपने प्रॉब्लम को बदल दिया तब तो अलग प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम किसने सॉल्व करने को दिया था, मिनिमम। आपको आंसर किसका निकालना था, मिनिमाइजेशन का निकालना था, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, मैक्सिमाइजेशन में। तो प्रॉब्लम बदल गई कि नहीं बदल गई। गोल था प्रॉफिट को सॉरी कॉस्ट को मिनिमा करने का, और आपने गोल को बदल दिया प्रॉफिट को मैक्सिमा करने का। ये चेंजिंग तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हमको वही सॉल्व करनी है। तो हम जानते हैं जहर को जहर काटता है, हाँ या ना। तो अगर आपने ये कहा कि प्रॉब्लम दी गई है मिनिमाइज जेड, और आप इसको मैक्सिमा में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम करते हो, आप इसको लिखोगे मैक्सिमाइज ऑफ माइनस जेड। तो आप एक काम करो, बाहर एक माइनस और डालो, तो दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। हाँ, यही है उजाला, ये नहीं है उजाला, हम उसको खोज रहे हैं कहाँ गई है। मिनिमाइज सेट जो आज नहीं आएंगे तो उसकी किताब जमा कर दिए, फिर उनकी किताब मिलेगी नहीं, किताब छोड़ करके ऐसे कोई जाता है
विद्या माइक छोड़ करके चली गई, बताओ। मिनिमाइज जेड था, हमने जेड की जगह क्या कर दिया माइनस जेड, तो अब वही प्रॉब्लम किसकी होगी मैक्सिमा की, लेकिन प्रॉब्लम बदलनी नहीं चाहिए, तो बाहर साइन क्या कर दिया माइनस। अब ये माइनस एक दूसरे को नलीफाई कर दिए, खत्म, वापस प्रॉब्लम किसमें हो गई मिनिमाइज में हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो ये काम करना है आपने, लिखना। If it is minimization type, then convert it into maximization type by using minimize z is equal to minimize z is equal to minus maximize of z star। अभी बताते हैं z star है क्या, where जहां पर where z star is equal to माइनस z, जहां पर जेड स्टार आपका कौन होगा माइनस जेड होगा। ये हम केवल और केवल दिए गए प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर रहे हैं। अभी हमें सॉल्व करने के लिए कोई काम नहीं, केवल मैथमेटिकल मॉडल तैयार करें। मैथमेटिकल मॉडल में सबसे पहला, अगर आपका डेटा वर्बल फॉर्म में है तो आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है तो सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए आप मिनिमा को कन्वर्ट कीजिए किसमें मैक्सिमा में। उसके लिए एक काम करना है, जहां जेड है उसकी जगह क्या करना माइनस है, प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई मैक्सिमा में। अब आप सॉल्व करो, लास्ट में जो आप आंसर निकालना उस आंसर में आप माइनस का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो आप वहां पहुंच गए जहां आपने न्यूमेरिकल की शुरुआत। क्लियर हुआ ये? अगला, अगर आपका राइट साइड में लिखा गया कोई भी कांस्टेंट, जैसे हम लोग सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट a11 x1 plus a12 x2 plus so on plus a1n xn less than or equal to b1, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? अगर राइट साइड में मौजूद b1 b2 b3 कोई भी ऐसा नेगेटिव हुआ, मेरा काम होगा उसको सबसे पहले क्या करना पॉजिटिव करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयारी कर रहे हैं सारी, लिखना। ये पढ़ा हुआ है, इनके नहीं कंप्लीट है, जो भी लोग बाद में ज्वाइन किए हुए हैं ना, वो सारे लोग यूट्यूब चैनल से वीडियो उठा करके कंप्लीट करें। नहीं कंप्लीट करोगे समझ नहीं आएगा। देखो, इफ एनी बी आई लेस देन 0, थर्ड पॉइंट है, हाँ ये भी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड, इफ एनी बी आई लेस देन 0, अगर ऐसा होता है कि राइट साइड कांस्टेंट में, राइट साइड में लिखे गए कांस्टेंट कोई भी एक लेस देन कितना होता है 0, तो आप उसको क्या बनाएंगे ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव बनाएंगे। लिखना, देन मेक इट बी आई ग्रेटर देन 0, देन मेक इट बी आई ग्रेटर देन 0। अब आप इसको पॉजिटिव बनाइए, लेकिन कैसे बनाएंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। ये याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करने के दौरान इस बात का ख्याल रखना है, अगर इनइक्वालिटी लेस देन टाइप की है तो पलट के क्या हो जाएगी ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन टाइप की है तो क्या हो जाएगी लेस देन, यानी इनइक्वालिटी का साइन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर बदलता है। ये रूल यहाँ भी अप्लाई करना है। आगे लिखना, बाई मल्टीप्लाई -1 by multiplying -1, ठीक, इन करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट। आगे लिख देना, इन करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट, इन करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट। जिस कांस्टेंट में आपका बी आई नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करके आप उस बी आई को क्या बना दीजिए पॉजिटिव बना दीजिए। ब्रैकेट में लिखना, इन डूइंग सो, और ये सब करने के दौरान, इन डूइंग सो, ऐसा करने के दौरान इनइक्वालिटी का साइन बदलना हमको याद रखना है। इन डूइंग सो रिमेंबर टू चेंज, इन डूइंग सो रिमेंबर, याद रखिए, रिमेंबर टू चेंज, remember to change less than or equal to type, less than or equal to type constant, less than or equal to type constant to a greater than or equal to type, greater than or equal to type
एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। और इसका अपोजिट, यानी अगर आपका कांस्टेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप का है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, लेस देन आर इक्वल टू टाइप में। लेकिन ये आप केवल तभी कीजिए जब कोई भी आई नेगेटिव हो और आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, अदरवाइज हो जाए। क्लियर है? हम हर वर्किंग रूल लिखा दे रहे हैं, इसलिए लिखा रहे हैं जब खुद न्यूमेरिकल लगाना चालू करो तो ये ना हो कि कौन सा, जैसे हम वर्किंग रूल ना लिखें। कई बार लोग ऐसा होता है टीचर कहते हैं वर्किंग रूल नहीं लिखाना चाहिए, हम नहीं लिखाए वर्किंग रूल। तकलीफ क्या होगी, हर बार जब आपका न्यूमेरिकल किसी नए टॉपिक की डिमांड कर रहा होगा, एक नए थ्योरी की डिमांड कर रहा है, हम सवाल लगाते हो हमको थ्योरी लगा देंगे, तुम कैसे लगाओ, तुमको तो पता नहीं। जैसे हम कब लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटर कराएंगे, कब लार्जेस्ट नेगेटिव इंटर कराएंगे, ये हमको पता है। तो हमको पता है या तो तुम याद रखो, और छोट भर के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आती बाती नहीं, तो इसलिए सारा वर्किंग रूल हम कॉपी पर देते हैं। आगे लिखना इसमें स्टेप 4, मतलब स्टेप 1 में ही चौथा लिखना, बस सही वाली चौथा। चौथे पर लिखना एक्सप्रेस द गिवन एलपीपी, एक्सप्रेस द गिवन एलपीपी हाँ ऐसे ही है ना, लड़के घर के चिराग आग लगाने के लिए पैदा हुए हैं ना, कहे आएंगे पढ़ने के लिए। बहुत सीधी बात है, यही फर्स्ट ईयर का हाल है। सबसे ज़्यादा लड़कियां हर क्लास में रहती हैं, लड़के नहीं आते। लड़के बस एक दो जो है थोड़े ठीक ठाक पढ़ने में वही आते, बाकी सब लप्पू झन्ना वाले। इसीलिए कहते लड़के घर के चिराग होते हैं, ये आग लगाने के लिए पैदा होते हैं। अब ये जिसको बुरा लगता है वो लगता है मेरे पिता भी सब लगता है। नाम रखाएंगे विक्रमादित्य, जब दुनिया जीत लेंगे ना, अपने आप को जीते नहीं पाएंगे, अपने आप को जीत लेंगे। ये तो लड़कों का हाल है। एक्सप्रेस द गिवन एलपीपी, गिवन एलपीपी सही हम बता देना, जो आज हम सुबह किया ना वही मेरा मन करता है। एक दिन मेरे पास ऐसी पावर है ना कि हम पूरा जेंडर चेंज कर दे, तो लड़कों को बना दे लड़की और लड़की बना दे लड़का। एक दिन जिम्मेदारी उठाए तब उनको समझ में आए कि होता क्या। हम रियलिटी अगर तुमको बताएं ना, तो जो लड़कियां पढ़ने आ रही हैं किसी भी क्लास में, अगर रूम लेके रह रही हैं तब भी अपना काम करके आ रही है, लड़के भी रूम लेके रहते तो अपना काम करके आ रहे हैं। ठीक, हम उन लड़कों को इस जमात में शामिल नहीं किए हैं जो लड़के कमरा लेके रह रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको नहीं। ये वो है ना जो नहीं आ रहे, जो बिल्कुल मटरगस्ती वाले हैं। ये घर का एक लोटा पानी उठा के इधर से उधर नहीं रखते हैं। अपना जूता धुलना होगा, अपना जूता धुलने के लिए मुँह देख रहे हैं बहनी का या मम्मी का, जूता धुल देंगे अभी, वो उनका मुंह देख रहे हैं। कई होते हैं ऐसे नवाब पैदा, और लड़कियों में भी नवाब है, ऐसा नहीं कि लड़कियों में भी नहीं है, उनमें भी, लेकिन उनके परसेंटेज कम है और लड़कों के परसेंटेज ज़्यादा है। ये एक ट्रू फैक्ट है। घर का पूरा झाड़ू पोछा बर्तन सब निपटा करके सब उसके बाद भी तैयार होकर के कॉलेज पहुँच गए। हर क्लास में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। यहीं फर्स्ट ईयर बैठता है तो 53 में से ये पूरा आगे की 2 बेंच, इसके बाद इधर की पूरी ये बेंच, ये सब लड़कियों से भरी रहती है। अब पीछे वाली वही 3 बेंच है जिसमें लड़के बैठे रहते हैं, 3 इसमें 3 उसमें 3 उसमें 3 3 कम। कुल मिला के बहुत जिस दिन मन हो गया ना उस दिन ये फर्स्ट ईयर वाले लड़कियों की संख्या पहुंच जाएगी 10 से 12, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 53 में से 10-12 लड़के, बाकी सब लड़के। यही हाल वहाँ पर। थर्ड सेमेस्टर तो और बुरा हाल है। थर्ड सेमेस्टर में क्या हाल है, थर्ड सेमेस्टर में लड़के केवल उंगली पर गिन करके 8 लड़के आते हैं, मेरे पास 8 उंगलियाँ हैं 10 मेरे पास, 2 हम रिजर्व करके रखे क्योंकि वो 2 गायब होंगे तो अगले दिन किसी 2 को गिन, बस 8 लड़कियाँ, बाकी सब लड़कियाँ आती हैं और लड़कियों की संख्या 30+ चल रही होती है। ये है लड़की। और कविता लिखने में बड़ी लंबी चौड़ी। कौन है लड़के? घर के बोझ उठाने वाले लड़के, गंगा बोझ गिराने वाले लड़के। कविता ये लिखी। मेरे को आज इस बात पे हंसी आती है, कैसे बोझ कहती है ना। रियलिटी में कभी सोचो, कोई लड़का या कोई लड़की घर की जिम्मेदारी को बोझ कैसे कह सकता है? जिम्मेदारियां बोझ थोड़े होती है, और जिस दिन जिम्मेदारी को बोझ समझ लिए उस दिन रियलिटी में आपका पैदा होना बोझ है। फिर तो ये
जिम्मेदारी निभाओ तो ढंग से निभाओ, वो बोझ नहीं। हमको क्लास पढ़ानी है, हम आए एकदम बोझ करे चले अब एक क्लास और पढ़ाए, ये बोझ है, ये मेरी जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है, इसको मुझको निभाना है। लेकिन नहीं, वो चिट्ठी लिखते हैं ना, घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते रहते हैं, घर में आग लगाते रहते हैं। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म express the given LTP in the standard form by adding additional variables by adding additional variables to the left side constant। अभी फुल स्टॉप ना लगा, अभी बता रहे इसका मतलब क्या है। लेफ्ट साइड ऑफ ईच कांस्टेंट and assign a zero cost coefficient and assign a zero cost coefficient और आप एक जीरो कॉस्ट कोफिशिएंट को असाइन कीजिए, लगाइए टू दीज, इनके लिए, टू दीज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब मतलब समझिए, पूरा लिख लो, समझना है। मुझको केवल एक काम करना है, जो कांस्टेंट दिए गए हैं, सबसे पहले उन कांस्टेंट में मुझको एक चीज चेक करनी है कि राइट साइड में, जैसे हम कांस्टेंट लिखते हैं, कुछ कांस्टेंट हमने लिखा, मान लो मेरी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, लिखना मत इसको, प्लस 4x2 प्लस 9x3, ये आपका प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको दिया गया है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 3x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगला आपको दिया गया है 4x1 प्लस x2 माइनस 2x3 और ये आपको दिया गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। दो कांस्टेंट आपको दिए गए। सबसे पहला काम ये करो, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो है, छोड़ दो, आगे और कोई काम नहीं। अब राइट साइड में जो b1 b2 लिखा गया है, इनको चेक करो क्या ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो आप जिस कांस्टेंट में नेगेटिव है उसमें माइनस का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना, वो याद रखना है। अगला काम, अगर ये नेगेटिव नहीं है तो आगे दोनों पॉजिटिव है। अब आप कांस्टेंट को देखो, ये कांस्टेंट आपको बताएंगे कि आप इन कांस्टेंट को चेंज कीजिए इसमें इक्वलिटी में। जब आप इनको इक्वलिटी में चेंज कर रहे होंगे तो गौर करना, ये पूरा हिस्सा वेरिएबल है कि नहीं है। x1, x2, x3 इनकी वैल्यू बदलेगी तो ये बदलेगा, वेरिएबल लेस देन आर इक्वल टू कांस्टेंट 5। आपको इन दोनों को बराबर करना है। अगर आपको इनको और इनको बराबर करना है तो गौर करो, अभी ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसमें एक वेरिएबल को ऐड कर दो। वो वेरिएबल जो हम ऐड करेंगे लेस देन आर इक्वल टू टाइप की इक्वलिटी है और आप वेरिएबल ऐड करें तो उसको कहते हैं स्लैक वेरिएबल, और स्लैक वेरिएबल ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3x1 प्लस x2 प्लस x3 और आपने कुछ ऐड कर दिया s1, तो ये बराबर हो गया किसके, ठीक। तो जिसको प्लस साइन के साथ आप लेकर के आते हो ये कौन है, स्लैक। इसीलिए हम इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्णा की बुक देखोगे ना तो उसमें x y यही सब मान लेते हैं, ठीक। अगला सुनो, ये कौन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। आज इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो आपको इसको इसके बराबर लाना है, इसमें से कुछ कम कर दो। कम करने का मतलब घटा दो, वो कौन सा वेरिएबल होगा, सरप्लस वेरिएबल। यानी अब ये बन जाएगा 4x1 प्लस x2 माइनस 2x3 और घटा दो माइनस s2 और अब बराबर हो जाएगा किसके, 9। यानी अगला काम हम ये करेंगे, मेरे पास जो भी कांस्टेंट हैं वो अगर लेस देन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप के हैं तो हम उनको इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, और इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट करने के दौरान हमको जिस वेरिएबल का इस्तेमाल करना है उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेस देन आर इक्वल टू टाइप का है तो स्लैक का, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप का है तो सरप्लस का। क्लियर है ये बात? स्लैक और सरप्लस की निकल के आएगी, जब सॉल्व करेंगे तो निकल करके आएगी।
किसका? हाँ बिल्कुल, इनकी वैल्यू जो मेरे बेसिस में नहीं आएगा उसकी वैल्यू 0, जो मेरे बेसिस में आ जाएगा उसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू मिलने के बावजूद भी वो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम आगे की बात क्या लिखे हैं? एक्सप्रेस द गिवन एलपीपी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आप अपने दिए गए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए फ्रॉम फॉर बाई एडिंग, क्या ऐड करते हुए? एडिशनल वेरिएबल, जो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल की दरकार है उनको ऐड करते हुए टू द लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड में ऐड करना, ऑफ ईच कांस्टेंट एंड आगे की बात अब ये जरूरी है, एंड असाइन और नियुक्त कीजिए किसको? अ जीरो कॉस्ट कोफिशिएंट टू दिस इन द आपने यहाँ वेरिएबल को लगा दिया। पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के आगे ये जो कॉस्ट बैठी हुई है ना, इसी को कहते हैं कॉस्ट कोफिशिएंट, क्योंकि ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बता रही है। प्रॉफिट को कमाने में x1 की 1 यूनिट क्या रुपए का फायदा देगी? 3 रुपए का। तो टोटल x1 यूनिट कितने का? 3x1 का। तो इसीलिए इसको कहते हैं कॉस्ट कोफिशिएंट। कितना आपको फायदा कमा के 1 यूनिट दे रहा है वो आपकी कॉस्ट बता रहा है। अब स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का फिजिकल इंटरप्रिटेशन याद करो। स्लैक वेरिएबल के बारे में आप बोलो। अभी नहीं बच्चे, अभी नहीं, उसको आगे लेकर के आए ना। अभी तो हम खाली 1 बाई 1 स्टेप कर रहे हैं ना, 1 बाई 1। पता ये जो लिख रहे हैं अभी हमने क्या कहा? हमने कहा लेस देन के साथ क्या इस्तेमाल करना? स्लैक। कोई जरूरी नहीं है लेस देन के साथ सरप्लस आ जाएगा, बताएगा। अगर ये लेस देन आर इक्वल टू टाइप का ये कितना हो गया? माइनस। तो जैसे आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे लेस देन कन्वर्ट होगा किसमें? ग्रेटर देन। एक नजर में लग रहा था कि स्लैक लगेगा, लेकिन अगली नजर में वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सरप्लस आ गया। और सरप्लस आएगा तो अपने साथ आर्टिफिशियल को लेकर के आएगा। तो ये बात अभी हम आगे छोड़ देंगे कि जब हम सरप्लस का इस्तेमाल करेंगे तो आर्टिफिशियल लगाना मेरी मजबूरी हो जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल लगाएंगे तो सरप्लस को लगाना मेरी मजबूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा मेरा कांस्टेंट कैसा है। क्लियर हुआ? अब तो ये सही है कि सरप्लस आएगा तो अपने साथ आर्टिफिशियल को लाएगा, लेकिन अभी यहाँ ना एक मोटी लैंग्वेज में लिख रहा है तो वो ऐसे ही चल सकता है। अब सुनो, हाँ बोल क्या? स्लैक और सरप्लस का वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन याद करो। स्लैक के बारे में क्या लिखा है? स्लैक वेरिएबल उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं या जिनको कहा जाता है अनयूज्ड रिसोर्सेज। ये बताओ जो रिसोर्स मेरे पास था मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। जैसे अभी जान लो यहाँ इस कमरे में जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग 3rd ईयर में जितने एडमिशन हैं उसमें से प्रेजेंट तो इतने ही ना, तो क्या हम उनके टीचर नहीं हैं? है तो हम उनके भी, तो उनके पास ऐसा रिसोर्स हम अवेलेबल हैं लेकिन वो मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जब उनका रिजल्ट आएगा तो क्या उस रिजल्ट में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं। तो रिसोर्स तो मौजूद है लेकिन आपने रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। जब रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कितना लगा दिया जाता है? 0। इसीलिए मैंने कहा असाइन द कॉस्ट कोफिशिएंट टू दीज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप 0 कॉस्ट कोफिशिएंट का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको कोई फायदा कमा करके दे नहीं है। क्लियर हुआ? सरप्लस कौन? एक्स्ट्रा, जो आपको एक्सेस में आ गया, जो आपको एक्सेस में आ गया वो भी तो आपको फायदा नहीं कमाएगा। और जब वो भी आपको फायदा नहीं कमाएगा तो वो भी आपके लिए प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या करेगा? 0। और जब उसका भी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन 0 है तो उसका भी कॉस्ट कोफिशिएंट कितना लगाया जाएगा? 0 लगाया जाएगा। तो इसीलिए चाहे आप जितने एडिशनल वेरिएबल लगाओ, देखना एडिशनल वेरिएबल्स जितने आ रहे हैं उनके लिए मैंने केवल और केवल असाइन किया है किसको? 0 कॉस्ट कोफिशिएंट को। इसीलिए कहा जाता है चाहे आप स्लैक का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप सरप्लस का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने मेन गोल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक और सरप्लस दोनों का कोफिशिएंट हमेशा कितना लगाते आओ? 0। चाहे केस मैक्सिमा का हो चाहे मिनिमा का हो, लेकिन स्लैक सरप्लस दोनों का कोफिशिएंट कितना लगेगा? 0। क्लियर है बात? फिर अब बाद में बात करते हैं आर्टिफिशियल का कोफिशिएंट। पता है आर्टिफिशियल क्यों बचा करके रखते हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल उठेगा उस केस में जब या तो हम यूज कर रहे हैं टू फेज मेथड और या तो हम यूज कर रहे हैं बिगिन मेथड। इसीलिए यहाँ उसकी चर्चा होती है। हम आर्टिफिशियल को बचा करके रखते हैं बिगिन मेथड। आई बात समझ? क्योंकि पता है जिस वक्त हम आर्टिफिशियल का इस्तेमाल कर रहे होंगे उस वक्त आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ मेरा जो कॉस्ट कोफिशिएंट है वो 0 नहीं रह सकता। आर्टिफिशियल के लिए आप या तो लार्जेस्ट पॉजिटिव कॉस्ट लगाते हो प्लस है और या तो लार्जेस्ट नेगेटिव लगाते हो माइनस है, और वो डिपेंड करता है मैक्सिमम मिनिमा की केस पर। तो अगर हम यहाँ उसको कह देंगे ना तो मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम बेसिक पहले सिंप्लेक्स मैक्सिमा का निपटा लेते हैं, फिर हम आएंगे टू फेज निपटाने, फिर हम आएंगे बिगिन निपटाने।
और जब हम बिगेन और टू फेज को निपटा रहे होंगे तो हम आर्टिफिशियल का इस्तेमाल, तब हम फिर वर्किंग रूल लिखाएंगे। तो अभी हम तुमको ना एग्जैक्टली 4 वर्किंग रूल लिखाएंगे, ऐसा एक चैप्टर अभी 3 और लिखाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं, इसके न्यूमेरिकल के बाद। अगले कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रॉब्लम में कोई एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसके ऊपर कोई बाधा लगी ही नहीं, वो किसी की बात मानेगा नहीं, वो करेगा अपने मन की करेगा। ये बताओ एलपीपी के दौरान हमने एजम्पशंस क्या माना? हमने एजम्पशंस माना ये कि मेरे पास जो वेरिएबल आ रहे हैं वो वेरिएबल केवल और केवल 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और या तो वो 0 लेंगे, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो वेरिएबल नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो अगर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब उस पर कोई रोक नहीं है, तो पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, 0 भी ले सकता है और नेगेटिव भी ले सकता है। घर में एक आध मेंबर ऐसा निकल आए जो किसी की बात नहीं सुनेगा, पापा भी कहे क्या बात, हरदम चिल्लाता रहा, मम्मी भी कहे ना हम सुन लेना, फिर दीदी भी कहे तो तू ज्ञान चिंता, हम आपका ज्ञान ना सुने, तू ना सुनो, वो वेरिएबल कैसा हो गया? अनरिस्ट्रिक्टेड। और ये जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया ना, फिर आपको क्या करना पड़ता है? ऐसे लोगों को 2 लोगों के डिफरेंस में लिख दिया जाता है। तो रिप्लेस ईच, 2 लोगों के डिफरेंस, मतलब 2 ऐसे लोगों को लेकर के आओ जो थोड़ा थोड़ा समझाएं तो इनकी बात मान लो, थोड़ा ऐसा कुछ करना पड़ता है। मतलब कंडीशन बिगड़े। अच्छा सोचो ऐसा लड़का घर में हो, उस लड़के को कोई काम बताया जाए और कुछ मानने को तैयार ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको उसको रिप्लेस करना है चालाकी से। आपको समझाना है भैया एका ऐसे कहला, भैया ओका वैसे कहला, तू जो कहबा वही करबे, लेकिन एका ऐसे कहला, एक दान कहला बस खाली। एक बार तुम पैर तो रखो, फिर तो तुमको जिबह कर देंगे 2 मिनट, पैर तो रखो तुम। तो उनके साथ ये सिचुएशन आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम ये समझ सकते हो, कोई लड़का हो पढ़ने ना जा रहा, ट्यूशन व्यूशन पढ़ने ना जा रहा हो या कॉलेज पढ़ने ना आ रहा, तो घर वाले उसको समझाते हैं नहीं पढ़ोगे तो बड़ा नुकसान होगा, भैया तू खाली हमारे लिए पढ़ रहा, तू पास हो फेल हो उसे मतलब ना, बस खाली तू मार्कशीट ले चलाओ, लागे लाल लाल मार्कशीट आए, नीली नीली दिखाई कि हमारी लड़का पढ़े बाटे, अक्षर ज्ञान तो मिल जाए, उसको ही समझा जाता है। मतलब आप उसको क्या करो, आप उसको किसी तरह कन्विंस कर रहे हो और आप अपने फेवर में चाहते हो, जबकि वो आपके फेवर में आएगा नहीं। वो ललछाऊ मार्कशीट लेकर के क्या दुनिया में कुछ तीर मार लेंगे? कुछ नहीं। अब ये कहानी सुना मैथमेटिकली का। मान लो हमने कहा कि मेरा जो गोल है वो मेरा गोल है मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 5x2 और प्लस कितना हो गया 9x3, और सामने वाले ने कह दिया वो मुझको बताएगा, न्यूमेरिकल हमेशा आपको बताएगा कौन सा वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। मान लो सामने वाले ने कह दिया x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है। अगर x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो x2 की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों में से कुछ भी हो सकती है। अब हम जान रहे हैं कि चलो कहते हैं x2 की वैल्यू कितनी आती है? -8 आती है। कहने को तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एलपीपी कहता है या तो वैल्यू 0 आनी चाहिए या तो पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कहते हैं ठीक है ना रहे, हम इसको अपने तरीके से डील करेंगे। नाउ चेंज x2 इन द डिफरेंस ऑफ 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल ले लो x2 डैश और दूसरे को ले लो x2 डबल डैश, और इनको कहते हो तुम दोनों रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी आएगी? 0। तो गौर करना x2 को हम लिख रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता x2 की वैल्यू, x2 डैश की वैल्यू 18 आ जाए, कितनी आ जाए? 18 आ जाए, ठीक है। और इसकी वैल्यू सुना, इसकी वैल्यू आ जाए 28 आ जाए। 18 और 28 का अंतर कितना होगा? 26 आ जाए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाए? 26। तो 18 और 26 का अंतर कितना होगा? 18-26 का अंतर माइनस। अब सोचना हम रिप्लेस करें, नाउ x2 रिप्लेस बाई x2 डैश माइनस x2 डबल डैश आया ना। लेकिन आज x2 की वैल्यू कितनी आ रही है? x2 डैश 18 और x2 डबल डैश की 26, तो दोनों का अंतर क्या आज भी इसी की वैल्यू को दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
सोचो, हमने कंडीशन भी बर्बाद नहीं होने दी और अपना काम भी कर दिया। हमने एक वेरिएबल जो अनरिस्ट्रिक्टेड था उसको दो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, जिसमें से एक रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल था 18 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दूसरे रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की वैल्यू 26 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और दोनों का डिफरेंस आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की वैल्यू दे दिया कि नहीं दे दिया। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी वेरिएबल आपके अनरिस्ट्रिक्टेड हैं आप उनको शिफ्ट कर दो किसके साथ, दो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के डिफरेंस के साथ। अगर हम कहें x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, हमने कह दिया कि x3 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, और चलो मानते हैं x3 की जो वैल्यू आती है वो -5 आती है, तो हम x3 को दो वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। किससे किससे, x3 डैश से और x3 डबल डैश से, इनके डिफरेंस से, जिसमें से x3 की वैल्यू x3 डैश की वैल्यू और x3 डबल डैश की वैल्यू ऐसी पॉजिटिव आ रही होगी कि इनका अंतर -5। क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जांपल के तौर पर x3 रिप्लेस्ड बाई x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। अगर हम कहते हैं इसकी वैल्यू 5 आ रही है, इसकी वैल्यू 10 आ रही है, तो दोनों का अंतर क्या -5 होगा? काम मेरा बन जाए। और अब सारी प्रॉब्लम वापस एलपीपी के एजम्पशंस पर आ गई है, जो एजम्पशंस कहता है कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वेरिएबल या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू क्या रहे होंगे, 0। काम बन गया कि नहीं बन गया? इसी बात को अगला लिखना। पांचवा नंबर, रिप्लेस ईच अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। पांचवा, रिप्लेस ईच अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, अनरिस्ट्रिक्टेड, किसी क्लास के बगल में डिपार्टमेंट को नहीं होना चाहिए, तब ही नहीं होना चाहिए। Replace each unrestricted variable. Replace each unrestricted variable with the difference. With the difference. कुछ common sense नहीं है, कभी-कभी वो भी बात करता है। Difference. Replace each unrestricted variable with the difference of two non-negative variables, कामा करते हैं। आप जितने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हैं उनको दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल यानी रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, ठीक, आगे लिखा, कामा करते हैं। रिप्लेस ईच non-positive variable और अगर आपका कोई नॉन पॉजिटिव का मतलब है या तो वो 0 होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक। रिप्लेस ईच नॉन पॉजिटिव वेरिएबल विद अ न्यू नॉन नेगेटिव वेरिएबल with a new non-negative variable whose value is the negative of original variable, whose value is the negative of original variable भाई काम कुछ और नहीं। मतलब अगर आपका नॉन रिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड से रिप्लेस करो, नॉन पॉजिटिव है तो आप उसको किससे रिप्लेस करो, पॉजिटिव से। पॉजिटिव वाला कौन होगा, वो जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू का नेगेटिव हो रही है। अच्छा बताओ, एक वेरिएबल की वैल्यू -5 आई, ठीक, -5 का नेगेटिव क्या होगा, +5 होगा। अब +5 का नेगेटिव क्या होगा, -5 होगा। तो जो आपका नॉन नेगेटिव है उसको आप किससे रिप्लेस करो, सॉरी नॉन पॉजिटिव को किससे रिप्लेस करो, नॉन नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि नॉन नेगेटिव का नेगेटिव नॉन पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। वो इसी में डिफरेंस में ही आ जाएगा, हम लोग उसको कवर कर लेंगे, इसकी टेंशन ना लें। वर्किंग नोट सिर्फ क्यों लिखा रहे हैं उस बात को समझो।
वर्किंग रूल लिखा है जिससे जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगो तो तुमको पता रहे ट्रैक कहाँ पर चेंज करना है, क्योंकि मुझको सारे वर्किंग रूल याद है। हम लगाएंगे तो हम तो जब मर्जी तब ट्रैक चेंज कर लेंगे, तुम हर बार सोचोगे ये ट्रैक चेंज कैसे करना है, वो इसी प्रोसेस से, इसीलिए हम सारी बातें लिखाएंगे। क्लियर है ये बात? अगला अब यहाँ से शुरू होगा स्टेप 2, पहला स्टेप का इतना काम है पहले स्टेप का। स्टेप 2 रियल में भी ऐसे ही होता है, रियल में भी ऐसे ऐसे कुछ भी हाँ स्टेप 2 कितना समझ नहीं आता। स्टेप 2 सोचना चाहिए कि एक वक्त एक क्लास करनी चाहिए, नहीं सोचने के लिए मौका नकल नहीं हाँ। अरे तो इतनी तगड़ी प्लानिंग ये तो मुझे खलीफा खरीदने की प्लानिंग है। सेटअप द इनिशियल सॉल्यूशन, सेटअप द इनिशियल सॉल्यूशन, सेटअप द इनिशियल सॉल्यूशन, सेटअप द इनिशियल सॉल्यूशन। मन तो मेरा भी बहुत होता है ना, पूरा कुछ खलीफा खरीद ले, मन पर क्लास चलाएगा, पता है मन भी होता है खरीदने के लिए, तैयार भी होते हैं, फिर चेक करते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं, लेकिन ऐसी प्लानिंग नहीं करनी। सेटअप द इनिशियल सॉल्यूशन, चलो इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप कैसा था वो सुनो, पूरा बताया जाए, पूरा बताएं, क्योंकि मुझको पूरे बोर्ड की जरूरत होगी, तुमको पूरी कॉपी में छोटा छोटा लिखना है। हम एक कहते हैं रेडी रेफरेंस के तौर पर चीजें तैयार करते हैं। मान लो मुझको प्रॉब्लम दी जाती है, जो सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए एक प्रॉब्लम दी जाती है, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, लिखना प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cnxn। ये प्रॉब्लम दी जाती है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट a11x1 प्लस a12x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1nxn, ठीक है। और लेस देन आर इक्वल टू कितना b1, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू को हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो गया प्लस s1 इज इक्वल टू कितना b1। सहमत हो सारे लोग? अगला कांस्टेंट मुझको लिखा जाता है a21x1 प्लस a22x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2nxn और प्लस कितना s2 इज इक्वल टू कितना b2। मतलब कांस्टेंट हम सारे लेस देन वाले सोच रहे हैं, क्योंकि मुझको एक रेडी रेफरेंस तैयार करना है। और इस तरीके से चलते हुए गौर करना, मुझको लास्ट वाला कांस्टेंट दिया जाता है am1x1 प्लस am2x2 प्लस सो ऑन प्लस amnxn प्लस sn इज इक्वल टू bn। और एक आखिरी में होता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, ऑल xi ऑल sj ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और मुझको अब इससे एक टेबल का सेटअप करना है, उसी को कहते हैं इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप। ये बताओ, गिन के बताओ मेरे पास इक्वेशंस की संख्या कितनी है? m इक्वेशंस है टोटल कि नहीं? m इक्वेशंस। वेरिएबल जरा गिनो कितने हैं? x1 से लेकर के xn तक टोटल कितने वेरिएबल? n वेरिएबल। और फिर आपने s1 s2 s3 sn टोटल कितने हो गए? n प्लस m वेरिएबल हो गए कि नहीं हो गए? इक्वेशंस कम है, गौर करो इक्वेशंस कम है और वेरिएबल की संख्या ज्यादा है, बवाल पास क्या? अब आप नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लोग बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे। याद करो हम तुमको इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन लिखाएंगे। बेसिक सॉल्यूशन क्या? जितने वेरिएबल ज्यादा हैं उनकी वैल्यू को सेट कर दो कितना 0। और एक और बात, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है आपने जितने वेरिएबल इस्तेमाल किए इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट क्या लगा दीजिए 0, यानी आगे बढ़ा रहे हैं प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस सो ऑन प्लस 0sn। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है, इतनी बात सबको?
ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इससे इनिशियल सॉल्यूशन का सेटअप करेंगे। इनिशियल सॉल्यूशन का सेटअप सुना, टोटल वेरिएबल की संख्या कितनी है n प्लस m, टोटल इक्वेशन कितने हैं m, कितना ज्यादा वेरिएबल है n वेरिएबल को उठा करके बराबर कर दो इसके 0 के, तो मेरे पास n वेरिएबल है x1 x2 सो ऑन कितना xn, तो हम लोग कहते हैं x1 बराबर x2 बराबर सो ऑन बराबर xn, इनको क्या सेट कर दिया 0, और जब मैंने इनको 0 सेट कर दिया तो मेरा इनिशियल सॉल्यूशन क्या बना दोस्तों, जब ये सब 0 हो गए तो s1 बराबर b1, पहला सॉल्यूशन s1 बराबर b1, ये सारे 0 तो s2 बराबर b2, अब 200 और चलते चलते sn बराबर कितना हो गया bn। ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक मोटे मोटे तौर पे मैंने इनिशियल सॉल्यूशन ये फाइंड आउट किया हुआ है। क्लियर है इतनी बात है। अब हम इसी इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन से एक टेबल का सेटअप करेंगे जिसको कहा जाता है इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप। ठीक, सुनो वो टेबल क्या है, वो टेबल अब उस टेबल का जो पहला कॉलम होता है वो पहला कॉलम होता है कोफिशिएंट इन बेसिस, पहला कॉलम है कोफिशिएंट इन बेसिस, वो कोफिशिएंट जो बेसिस में आता है किधर सारे बंद हो जाएंगे, वही वाला हाल है कोफिशिएंट इन बेसिस। और पता है कोफिशिएंट इन बेसिस मतलब वो उन वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखना जो वेरिएबल बेसिस में आ गए हैं। बेसिस में कौन कौन आया, इनिशियल सॉल्यूशन के सेटअप के दौरान जिनकी वैल्यू आती है वही आपके बेसिक सॉल्यूशन है, तो वही वेरिएबल आपके बेसिस में आ रहे हैं। गौर करो कौन कौन बेसिस में आ रहे हैं, s1 s2 s3 सो ऑन sn। तो इनका कोफिशिएंट लेकिन कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना चला हुआ है, 0 चला हुआ है। तो पहला कॉलम होता है कोफिशिएंट इन बेसिस जिसको हम लोग कहते हैं सी फॉर कोफिशिएंट, और चूंकि ये उन वेरिएबल का कोफिशिएंट जो बेसिस में मौजूद है इसीलिए इसका सिंबल लिखा जाता है सी बी, सी के सफिक्स में बी, पढ़ने में आसानी होती है इससे ना। सी फॉर कोफिशिएंट, किन वेरिएबल का कोफिशिएंट इस्तेमाल कर रहे हो, उन वेरिएबल का जो कहाँ मौजूद है बेसिस में, तो इनको लिखा जाता है सी। क्लियर हुआ। और यहाँ पर होती है वैल्यू, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, नहीं सॉरी वैल्यू, पहले वेरिएबल बता दूं वेरिएबल इन बेसिस, वेरिएबल इन, अभी टेबल मत बनाना गाइड देंगे वरना पीछे पीछे होगा। वेरिएबल इन बेसिस वो बेसिस जो आपके वेरिएबल में आ रहे हैं उस कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। कौन कौन आया बेसिस में, स्टार्टिंग s1 s2 s3 sn आया, ये आपके बेसिस में आया। इसके बाद फिर अगला होता है वैल्यू, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से जिसको हम लोग कहते हैं कितना xb, इसको xb से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल b से। कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, b1 b2 b3 और 1 bm। यानी जब मुझको ये कॉलम भरना होगा, तुम लोग मत करना अभी, जब मुझको ये कॉलम भरना होगा तो हम यहाँ पर भरेंगे बेसिस में कौन कौन से वेरिएबल आए, s1 s2 sm आए, हम यहाँ लिखेंगे s1 s2 सो ऑन यहाँ कितना sm, और इनका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ लिखा जाता है, क्या चल रहे हैं 0 0 सो ऑन 0। इनकी वैल्यू कितनी आ रही है b1 b। क्लियर हुआ कि नहीं, ये तीन कॉलम सबसे क्लियर हो गए। अब अगला सुनना, चूंकि हम रेडी रेफरेंस दे रहे हैं इसलिए हम इसको लिख नहीं सकते हैं, रेडी रेफरेंस कहा। इसके बाद ये टेबल फिर बन जाती है, यहाँ पर आप उन वेरिएबल को लिखते हैं जो सारे वेरिएबल आपके पास मौजूद है। कहीं जाना है क्या, जाना होगा, अच्छा आओ तो कैलकुलेट करें। अब हम उन वेरिएबल को लिखेंगे जो सारे मेरे पास मौजूद हैं। कौन कौन से वेरिएबल मेरे पास मौजूद हैं, मेरे पास वेरिएबल है x1, मेरे पास वेरिएबल कौन है x2, अब 200 और चलते चलते xn, अभी खत्म नहीं, इसके बाद मेरे पास है s1, अब तो मिटा सकते हैं इसको भी नहीं, यहाँ मौजूद है s2, अब 200 और यहाँ कौन आया sm। क्लियर हुआ। आप सुनना, ऊपर यहाँ ऊपर हम लोग cj यहाँ पर लिखेंगे। cj कौन है, cj कोफिशिएंट है,
इन्हीं वेरिएबल का, लेकिन अब कोफिशिएंट कहाँ से है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन से है। जैसे यहाँ हम सेट करेंगे ऊपर सीजे में हम यहाँ लिखेंगे x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना है? C1, 25 में आ रहा है, वो सबसे ऊपर वाला आ रहा है। यहाँ हम ऊपर क्या लिखेंगे? C2, और अब टू सवाल इसका कितना था? Cn, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैंने अपने स्लाइड या सर्कस का कोफिशिएंट कितना डाला है? 0, तो आगे का सारा सोल्यूशन ये यहाँ कोफिशिएंट कितना चल जाएगा? 0। ये हो गया कॉलम आपका, सर ये हो गई सीजे की, ये आपके वेरिएबल हो गए। अब सुनिए, यहाँ ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ आप इन वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, सॉरी कांस्टेंट जो है, बोलो इसमें कांस्टेंट में यहाँ कोफिशिएंट क्या है? पहले a1, दूसरे में a21, और इस तरीके से चलते चलते लास्ट am1 आया ना। यहाँ बोलो a12, x2 का कोफिशिएंट पहले कांस्टेंट है, यहाँ x2 का कोफिशिएंट दूसरे कांस्टेंट, मतलब ऐसे कॉलम कॉलम जैसे मैट्रिक्स में खेलते थे वही काम करना है। a22 चलते चलते a2m, और अप टू सो ऑन a1n, सो ऑन a2n, तो गौर करो मैट्रिक्स ही है, कुछ और नहीं है। a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, सो ऑन mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, उल्टा लिखना है am2, और चलते चलते amn आया। और इधर वाले में देखना s1 केवल पहले में आया, s1 केवल पहले में, बाकी में नहीं है। s2 केवल दूसरे में है, बाकी में नहीं है। s3 केवल तीसरे में है, बाकी में नहीं। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। बोलना पहले वाले कांस्टेंट में s1 है तो उसका कोफिशिएंट कितना? 1, और बाकी हर जगह पर कितना? 0। दूसरे वाले कांस्टेंट में 0, 1, अप टू सो ऑन 0, अप टू सो ऑन 0, 0, अप टू सो ऑन। तुम एक चीज बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उन्हीं के नीचे बनी है जो आपके बेसिस में आएगी, आया ना। और हर बार यही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उन्हीं के नीचे बनेगी जो आपके बेसिस में आएगी, अदरवाइज नहीं। ये टेबल होगी, पूरी टेबल का सेटअप है। ये ठीक, और आखिरी में यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे वो सुनिए। यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे जेड, लास्ट वाले में जेड, इधर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जेड कौन होगा? ऐसे जाओगे जेड आपको यहाँ जो आप वैल्यू लिख रहे होगे ना, यहाँ जो वैल्यू लिख रहे होगे वो वैल्यू आप लिख रहे हैं ना, वो आपको यहाँ से कैपिटल M देगी, सॉरी जेड देगी, जो आप यहाँ पर जेड कैलकुलेट करेंगे। ठीक, वो यहाँ पर देगी, और बाद में जेड से यहाँ कैलकुलेट होगा। इनको उठा करके इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट से यहाँ लिखना है, कोफिशिएंट से यहाँ लिखना है। पहले तुम लोग इतनी टेबल बनाओ, तब छोटा छोटा बन जाएगा, A4 साइज में बन जाएगा। देखो हम बनाएंगे, इतनी दूर से दिख रहा है, टेलीस्कोप लगा हुआ है ना, ये बन जाएगा A4 साइज में, पतला पतला बनाओ सकते। लिख दें एक बार यहाँ पर CB1, CB2 अप टू सो ऑन CBM। CB1 कौन है? कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, लेकिन कौन सा? पहला बेसिक वेरिएबल। पहला बेसिक वेरिएबल कौन है मेरे लिए? S1। कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन S2, ये कौन है? S2। कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल लेकिन कौन सा? nth वाला, ये कौन है? Sn। क्लियर हुआ? और इधर इनकी वैल्यू कितनी आ रही है? B1, B2 अप टू सो ऑन Bn। अब यही टेबल पहले से करता है। इस वैल्यू को भी लिखा जाता है xB1, xB2, xBm, ऐसा लिखा जाता है। लिख दें xB1, xB2, मतलब जो आपका B फॉर बेसिक, जो आपका बेसिक वेरिएबल है, उस पहले बेसिक वेरिएबल की वैल्यू B1, दूसरे बेसिक वेरिएबल की वैल्यू B2, लास्ट ये वाला कौन है? ये xB। पता है उस सफिक्स का बोझ मत लेना, सफिक्स खाली आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बस। हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम किसके लिए लिखे जा रहे हैं। जैसे कोई पूछे CB2 किसके लिए लिखा गया, तो हम कहेंगे B फॉर बेसिक, जो आपका, और दो का मतलब है दूसरा, जो आपका दूसरा बेसिक वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट यहाँ पर चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो आपका m बेसिक वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन कहाँ से? ऑब्जेक्टिव फंक्शन से चाहिए। क्लियर है ये बात?
यहाँ आपका जो जेड होगा ये जेड शुरू का जेड टेबल ऐसे 2 मिनट 2 मिनट टेबल होगी 2 मिनट, ये जेड का होगा। जेड के लिए आपको कहीं नहीं जाना, इधर वाले पार्ट में इनको उठाओ और इनको उठाओ और करस्पॉन्डिंग ऐसे प्रोडक्ट करते हुए यहाँ पर जोड़ दो। इनका इससे प्रोडक्ट करो प्लस इनका इससे प्रोडक्ट करो प्लस इनका इससे करो प्लस इनका इससे करो, जोड़ दो, जो आएगा वही आपका कॉन्टेंट जेड। क्लियर है? हर बार यही होगा, हम अलग से जेड निकाल लेंगे, वो टेबल मुझको खुद ही देगी, इसीलिए तो मैंने टेबल तैयार की। टेबल एक टूल है जो मेरा काम बहुत आसान कर देगी। अब इनका इससे मल्टीप्लाई CB1 स्मॉल b1, CB2 स्मॉल b2, CBM स्मॉल bm, और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन देखो शॉर्ट में CBI और XBI, सही है? या देखो 1 है या 1, 2 है तो कितना है 2, 3 है, m है तो कितना है बराबर बराबर। क्लियर हुआ? नोट कर। और यार जेड को भी लिखेंगे थोड़ी देर में, जेड यही मेरी रेडी रेफरेंस की टेबल है। एक बार जब यहाँ पर जेड मेरा कैलकुलेट हो जाएगा ना, तो जेड कैलकुलेट होने के बाद जो सबसे लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे लास्ट में वो मेरा होता है CJ माइनस जेड। ये मुश्किल काम है। ऊपर बैठा है CJ, उसके ठीक नीचे बैठा है जेड, तो CJ माइनस जेड यानी C1 माइनस Z1, C2 माइनस Z2, CN माइनस Z1, ऐसे आता है। तो लास्ट लाइन होती है CJ माइनस जेड। आप पहले तुम आराम से पूरी टेबल बना लो, तब बात होगा। कौन गायब है मेरे गायब नहीं है, एक उजाला गायब है किताब छोड़ करके, और एक कौन गायब है अर्पिता गायब है, और कौन गायब है और कौन नाम है, मेरे को 2 नाम याद, एक बताएं। देखो इतनी ईमानदारी है दोस्तों, इतनी ईमानदारी बताइए नहीं करेंगे नाम कौन गायब है और नहीं जानेंगे और तुम लोग जल्दी नहीं करते किसी को नहीं, आप नहीं जाने। तुम बताओ हमको चल रहा याद है नाम से क्या आयुषी का है और दिया गया है और सुरभि का है। मेरे को ना शक्लें याद है, तो जो लोग गायब है उन्हीं में से नाम पर संस्कार कर देंगे, ये रिया ये सुरभि ये, अब जो मर्जी वो अपना नाम ले लेंगे, वेरिएबल तो हम डिसाइड कर देंगे। सबका क्या है वीडियो तो मिल ही जाएगा ना, इसी चक्कर में आप नहीं होगा ये वीडियो थोड़ी ना भी अपलोड हो रहा है। फर्स्ट ईयर वाले यही 4 को यही गड़बड़ी की, क्या कॉपी जमा करना था मेरे को, हम के सारे लोग कॉपी जमा करते हैं, कॉपी सबकी जमा होगी, जो लोग काम कंप्लीट कर 1 हफ्ते तक होगा ये काम कंप्लीट करने का। वो 4 लोग बड़े चालाक थे, वो गायब हो गए, ये भूल गए कि जो तुम आज कर रहे हो ये हम ना जाने कितने वर्ष पहले करके बैठ चुके हैं। मेरा BSc थर्ड ईयर 2010 में कंप्लीट हुआ था और ये 2022 चल रहा है, मतलब 10 साल तुमको पढ़ाते हुआ है, और तुम हमसे ये कहानी गा रहे हो कि मतलब हम गायब हो जाएंगे वीडियो तो हमको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हम अपलोड किए वीडियो प्राइवेट लगाए, अपलोड तो हम ये प्राइवेट लगाए, आप तुम पाओगे नहीं, किससे पाओगे? जिसको हम लिंक देंगे उससे पाओगे, लिंक हम किसी को देंगे ही नहीं। वीडियो हम बाद में ओपन करके उसको चैनल चलाना है अपना, हम अपना चैनल चला लेंगे और चैनल ऐसे ही चलाएंगे। जब पूरी क्लास में हम 2 चैप्टर आगे निकल जाएंगे तब हम उधर वाले का वीडियो ओपन कर देंगे, अब तुम करो कंप्लीट। और यही हाल LTV में करने चलेंगे, वीडियो रहेगा प्राइवेट, अब मिलेगा तो क्लासरूम को ऐसे मतलब एक्चुअल में क्या है ना, टीचर्स टोकना छोड़ दिया, लड़के क्लासरूम को क्या कर दिया मजाक करते, लड़के लड़कियां सब ना, स्टूडेंट जितने वो क्लासरूम को मजाक बनाते, मन होगा आएंगे मन होगा नहीं आएंगे। अभी ये वाली कंडीशन हो गई, क्यों नहीं आओगे भाई, एडमिशन क्यों, घर पे डिग्री छाप लिए होते, किसी ने रोका थोड़ी था,
और फिर जो क्लास पढ़ाई जा रही है उस क्लास में तुमको नहीं आना है, जो नहीं पढ़ाई जा रही है वो तो चलो ठीक ही है कि वहाँ नहीं आए। अगर सारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहे ना, टीचर की मजबूरी है उसको पढ़ाना पड़ता है, और सारे मौजूद रहे तो उनकी मजबूरी है कि उनको पढ़ करके मेहनत से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10 सवाल उठेंगे तो उनकी भी बेइज्जती होगी। ऐसा नहीं कि नहीं, ये हम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल हमको पढ़ करके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये वर्किंग रूल लिखाते हो तो फंस गए, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम ही बाहर जा करके कहोगे आज नहीं क्या पढ़ाने चला तो उनका खुद है। अब तुम एक से कहोगे, वो एक क्या लड़कों के बीच में किसी बात का चला जाना, हम लोग भी पढ़े ऐसे ही होता था, हमारे बीच में किसी बात के चले आने का मतलब है ना ऐसी आग लगाई गई है जो दफ्तर क्या किसी को बुझाई नहीं, जाते थे अपनी मर्जी से बात करते थे, जान रहे थे एक ही सवाल पूछे ना बता पाए, जबकि वो फंसे थे अपना, लेकिन हम कह रहे हैं एक सवाल पूछे ना बता पाए, एक मुझे बताए, अपना हमको गलत थ्योरी पता है, हम गलत थ्योरी उनके मुंह में घुसड़ना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं नहीं ये मैं एक्सेप्टेबल नहीं कर सकता, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। तो अब लड़के क्या कहेंगे, मे भी वाली कंडीशन पे लेकर के कहेंगे कातरन में भी हो सकता है, हम जाने छोड़। लड़कियां भी यही है, कुछ नहीं आता सर को, कुछ नहीं आता, उनका लोग मजाक उड़ा लेते हैं, तुरंत कहेंगे। अब तुम सोचो कौन बर्बाद हो रहा है, दोनों हो, ये दोनों हो रहे हैं, एक नहीं बर्बाद हो रहा है। एक्चुअली जब पढ़ाई बर्बाद होती है तो जैसे उसमें अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है ना, कैंची का कपड़ा काटने के लिए, कागज काटने के लिए कैंची का कौन सा सिरा ज्यादा जरूरी है आप उसको नहीं बता सकते, ऊपर का या नीचे का आपको नहीं पता, दोनों होंगे तभी कटेगा। तो पढ़ाई के चलने के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों का होना कंपलसरी है, दोनों। तो अगर एक बर्बाद हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्टूडेंट बर्बाद है, टीचर होने में देर नहीं लगेगी, और टीचर बर्बाद है तो स्टूडेंट को भी बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी, दोनों। इसीलिए कहा जाता है दोनों कैंची के दो फलक, कौन कैसे चल रहा है, दोनों की बराबरी में चल रहा है, लेकिन नहीं बर्बादी तो बर्बादी। चल सीजे, ये जेडजे देखना क्या है, जेडजे, जेडजे कुछ नहीं, जेडजे भी होता है जोड़ होता है, किसका किसका होता है वो सुनो। सी आप कैपिटल जेड कैसे निकाले थे, कैपिटल जेड निकाले थे, यहाँ हाथ रखा इसके जस्ट सामने, सुनो ऐसे डॉट लगाया, तुम लोग लगा, इनका मल्टीप्लाई किया प्लस इनका और इनका, बीच वाला नहीं, ये तो वेरिएबल है, इसका और इसका ये वैल्यू है, ये कोफिशिएंट है, तो आप कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, इनका आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ, और सबको जोड़ दिया, वो आपको कौन दिया, जेड दिया। अब सुनो जेड जे कैसे मिलेगा, इसको मत छोड़ना ना, ये अपना घर द्वार है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक, इसको पकड़ो और इनका हाथ देखना, कोफिशिएंट में आओ, CB1 इंटू A1 प्लस CB2 इंटू A2 प्लस A21 प्लस CB3 इंटू A31 प्लस सो ऑन CBM इंटू AM1, पूरा जोड़ इनको मल्टीप्लाई, जो आएगा वो आपका यहाँ कम होगा। क्लियर है? अगला सुनो, इनको उठाओ और बगल वाले को, इनका इनका मल्टीप्लाई करो प्लस इनका इससे मल्टीप्लाई करो प्लस लास्ट वाले का इससे मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, जो आया वो कौन होगा, Z2 होगा। इस तरीके से करते करते आप यहाँ तक निकाल दीजिएगा, आ जाएगा। और जब ये मिल गया तो C1 माइनस Z1, C2 माइनस Z2, Cn माइनस Zn आपको सवाल नीचे निकालेगा, वो आपका हो गया Cj माइनस Z0 हो गया। क्लियर हुई बात है? कैसे निकाला जाएगा, सांकेतिक भाषा में Zj इज इक्वल टू, ये आप कहते हैं CBI, ये बात है सर, CBI, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, XJ के साथ। XJ हम कोफिशिएंट के तौर पे नहीं लिख सकते, हम तो सीधे वेरिएबल लिख रहे हैं। गौर करो, CB1 CB2 CBM ये किसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, X1 के साथ। फिर CB1 CB2 CBM किसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, X2 के साथ, तो इसीलिए ये मैंने XJ लिख दिया है। क्लियर है कि नहीं? अब हम यहाँ बार बार A11 A12 A21 तो नहीं लिख सकते ना, तो हम तो सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं, XJ। अब पता है सारा मल्टीप्लाई किसका होगा, कोफिशिएंट का होगा। क्लियर है? नोट कर लो ऐसे, Zj इज इक्वल टू समेशन CBI XJ, और लास्ट में Cj माइनस Zj। निकाल लो नहीं, निकालना नहीं, वो हम बाद में निकाल लेंगे जब न्यूमेरिकल चालू करेंगे तब। हो गया सबका। अब स्टेप 3 लिखना, हम टेबल मिटा दें, नहीं मेरे को टेबल रखनी है। स्टेप 3 यहाँ लिखना है, स्टेप
एक बार जब आपकी इनिशियल टेबल सेटअप हो गई तब आपका काम है सीजे माइनस जेड को इवेलुएट करना। ये जो आ रहे हैं सीजे माइनस जेड और इन्हीं से अब सारी कहानी आगे बढ़ेगी। लिखना स्टेप 3 में टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, हेडिंग टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, उत्कृष्टता की जांच। ऑप्टिमैलिटी का मतलब होता है बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा आपका, उत्कृष्ट सॉल्यूशन। तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या मेरे द्वारा लाया गया ये जो सॉल्यूशन है ये आपका क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं, और उसके लिए जिम्मेदार होगा सीजे माइनस जेड जे। लिखना इसमें कैलकुलेट सीजे माइनस जेड जे, कैलकुलेट सीजे माइनस जेड जे, कैलकुलेट सीजे माइनस जेड जे फॉर ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। आप एक काम कीजिए, जितने वेरिएबल बेसिस में मौजूद हैं उनका छोड़ दीजिए और जितने बेसिस में नहीं मौजूद हैं उनके लिए आप सीजे माइनस जेड जे को क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। हम नहीं करेंगे, सुनो क्यों नहीं करेंगे। अपने लोग ना एक तो ऐसे इतना पढ़ करके थके रहते हैं तो अपने लोग आसान काम करेंगे। ये कह रहे हैं पहले तो आप यहाँ नजर डालिए, जो बेसिस में है उसको छोड़ दीजिए और जो बेसिस में नहीं है उनके लिए सीजे माइनस जेड जे कैलकुलेट कीजिए। अभी तो हमने इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप किया है तो इतने लोग बेसिस में आ गए ये वाले और इधर वाले नहीं आए तो हम केवल इतना कैलकुलेट करें। कल को ऐसा भी तो हो सकता है और होगा कि S2 बेसिस से जाएगा और उसकी जगह कौन आएगा, X2। तो सोचो हम बीच में कैविटी क्रिएट कर रहे हैं, जो बेसिस में हम उनके लिए नहीं करना है और जो नहीं है उनके लिए करना है, तो बीच में टूटा दांत जैसा नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा कि एक खिड़की है कि नहीं है, तो ये गड़बड़ वाला होता है, वो देखने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम लोग ना सब कैलकुलेट करते हैं एक तरफ से, कायदे से वर्क हल्का करने के लिए आपको करना ही नहीं। जो बेसिस में है उनके लिए नहीं और जो बेसिस में नहीं है उनके लिए आप सीजे माइनस जेड जे को कैलकुलेट करें। ठीक, अपने नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे एक तरफ सबके लिए कैलकुलेट करेंगे पूरे के लिए और ख्याल रखेंगे केवल किनका, जो बेसिस में नहीं है उनका ख्याल रखेंगे। आई बातें समझ में? नहीं समझे? कहाँ कौन सी बात इसमें से नहीं समझे? वो को नहीं समझे? दिमाग लो, जैसे मान लो अभी की तारीख में बेसिस में कौन है, अभी की तारीख में S1 S2 सो ऑन Sn। ये कह रहे हैं जो लोग बेसिस में हैं ये तो ऑलरेडी बेसिस वेरिएबल है, इनको आप छोड़ दीजिए। जितने आपके नॉन बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक का मतलब जो अभी बेसिस में जगह नहीं पाएंगे, कौन कौन अभी जगह नहीं पाए, X1 X2 X3 Xn, ये अभी जगह नहीं पाए। आप इनके लिए यहाँ पर जेड जे को कैलकुलेट कीजिए। तो यानी हम Z1 कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, X1 के लिए, Z2 कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, X2 के लिए, और Zn कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, Xn के लिए। ये कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं, इसको मत कैलकुलेट कीजिए। और फिर आप जब इतने के लिए आए तो सीजे माइनस जेड जे यहाँ निकाल लीजिए। ये कौन होगा, C1 माइनस Z1, ये कौन होगा, C2 माइनस Z2, और ये हो गया Cn माइनस Z1। ये बस यही बात है कि जितने लोग बेसिस में नहीं है उनके लिए ही आप सीजे माइनस जेड जे को निकाल लीजिए। क्लियर है? हम जो बात है हम ये कह रहे हैं अब इतने तक आकर के रुक गए, कल को खुदा न खास्ता ऐसा हो गया, कल को ऐसा हुआ कि मुझको पता चला और सॉल्व करने के दौरान, अभी तक इनकमिंग निकाल अभी आउटगोइंग निकलेगा, मुझको ये पता चला सॉल्विंग के दौरान कि S2 बेसिस को छोड़ करके जा रहा है। जब S2 बेसिस को छोड़ करके जा रहा है तो उसकी जगह कोई तो आएगा, उसकी जगह पर आ गया X4। समझना आपसे, X2 बेसिस को छोड़ करके चला गया, उसकी जगह पर कौन आ गया, X4। तो X4 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, बोलो X4 का कोफिशिएंट C4 आएगा। X4 का कोफिशिएंट कितना बना, C4। अब ये कह रहे हैं जो बेसिस में है उसके लिए सीजे माइनस जेड जे मत कैलकुलेट करो और जो नहीं है उसके लिए कैलकुलेट करो। तो क्या मुझको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मुझको C4 के नीचे नहीं कैलकुलेट करना है, ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं, वो तकलीफ देगा। मुझको ख्याल रखने में सबसे ज़्यादा तकलीफ है, किसी का भी ख्याल रखो बड़ी तकलीफ होती है, घर का ख्याल रखो तो भी तकलीफ है, अपना ख्याल रखो तो भी तकलीफ है, अपना ख्याल ज़्यादा पढ़ लिए मास्टर ज़्यादा पढ़ा दिए बउआ गए हम ही खुद ही, ये भी तो तकलीफ है। तो इसका मतलब अपने को ना लिमिटेड में काम करना। जो ख्याल रखने वाली बात है कि आप केवल उन्हीं के लिए कैलकुलेट कीजिए जो बेसिस में नहीं है, ये मुझको थोड़ी देर बाद बहुत परेशान करेगा। क्योंकि अभी होगा क्या, जब तुम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ोगे
एक एक लोग बेसिस को छोड़ करके जाएंगे और एक एक लोग बेसिस में आएंगे, और ये छोड़ने और आने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा ना जब तक आप बेस्ट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच जाते। तो हर बार आपको सोचना पड़ेगा किसके लिए कैलकुलेट करें और किसके लिए छोड़ दें। हम तुमको इसी सोचने से आज़ादी दे रहे हैं, तुम कुछ मत सोचो। तुम जितने वेरिएबल हैं चाहे वो बेसिस में हो और चाहे वो बेसिस में ना हो, तुम सब के लिए सीजे माइनस जेड जे को क्या करोगे, तो सब के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं, कभी फंसोगे तो नहीं। आई बात समझ में? अभी मेरी बात समझ आई? यही है। Calculate Cj minus Zj for all variables, for all non-basic variables. Full stop. There may arises. Full stop के बाद ना. There may arises या arise लिख देना है. There may arise three cases. There may arise three cases. Dash कर दो. पहला काम है, अब फिर पूरी समरी करते रहो। पहला काम क्या, दिए गए वर्बल डेटा को मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना, मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन लेकर के आना, स्लैश सरप्लस का यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद इनिशियल सॉल्यूशन का सेटअप करना। ये सारा सेटअप होने के बाद अगला काम है सीजे माइनस जेड जे को कैलकुलेट करना। एक बार आपका सीजे माइनस जेड जे आ गया तो सीजे माइनस जेड जे 3 केस पैदा होते हैं। कौन कौन से केस होंगे वो सुनना। पहला केस फर्स्ट, जितने सीजे माइनस जेड जे हैं, जितने भी आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, C1 माइनस जेड वन, C2 माइनस और Cn माइनस जेड, ये सारे सीजे माइनस जेड जे या तो 0 हो जाए और या तो नेगेटिव हो जाए। पहला काम कौन सा, या तो सारे सीजे माइनस जेड जे नेगेटिव हो जाए और या तो सारे सीजे माइनस जेड जे 0 हो जाए। जैसे ही आपको नजर आया कि आल सीजे माइनस जेड जे लेस देन और इक्वल टू 0, कंडीशन इज ऑप्टिमल, और आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। यही टेबल आपको आपका बेस्ट सॉल्यूशन दे रही है। क्लियर हुआ? लिखो इस बात को। पहला केस, ऑल सीजे माइनस जेड जे लेस देन और इक्वल टू 0। तुम घबराओ ना, अभी हम तुमको बताएंगे सीजे माइनस जेड जे का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, जो हम सीजे माइनस जेड जे से ही ये बात डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी ना एक वैल्यू है। एक वैल्यू यहाँ हर लिखी गई बात का अपना फिजिकल मायने है, हर लिखी गई बात का, तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल शुरू होगा तब, अभी नहीं। ठीक, इफ आर सीजे माइनस जेड जे लेस देन और इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, ये बात आपको बताती है बेसिक feasible solution, basic feasible solution is optimal, आपका जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल करके आया है ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? लेकिन ये तब मैक्सिमाइजेशन का केस है, ये याद रखना, केस है किसका, मैक्सिमाइजेशन का। और मैक्सिमाइजेशन में आपको आर सीजे माइनस जेड जे बेस्ट वैल्यू कब देगा, जब सब या तो नेगेटिव होंगे और या तो क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब अगर कोई सीजे माइनस जेड जे पॉजिटिव बचा रह गया तो आपको बेस्ट सॉल्यूशन अभी नहीं मिला। क्लियर है? टेबल मिटा दीजिए। इतना हिस्सा अच्छा हम बात बता सेकेंड लिखना, सेकेंड इफ at least one CJ minus ZJ greater than or equal to 0। पहला केस ये हुआ कि आपको जितने CJ minus ZJ मिल रहे हैं वो सारे या तो नेगेटिव हो जाए या तो 0 हो जाए। काम रोक दो, बेस्ट सॉल्यूशन मिल चुका है, वहीं से सॉल्यूशन लिखेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कम से कम कोई एक, अधिक से अधिक सारे, कम से कम कोई एक CJ minus ZJ हो और अधिक से अधिक सारे CJ minus ZJ जो आपके निकल करके आ रहे हैं वो क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो पॉजिटिव हो जाए, कुल मिला के पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन कितना, 0। क्लियर है ये बात? ये सब ऐसे केस में एंड ऑल एलिमेंट्स in that corresponding column,
in that corresponding columns, in that corresponding column AIK ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 नेगेटिव है, AIK लेस देन 0 implies that unbounded solution, समझाते हैं परेशान करते, implies that unbounded solution, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। जितना लिखेंगे उतना साफ समझ आएगा, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। सुनो ध्यान देना, ये बताओ टेबल का मोटा मोटा खाता देखना, इधर कौन था, सीबी था, आया ना, इधर कौन था, वेरिएबल बेसिस का, इधर कौन था, स्मॉल बी जो कि मेरा कौन था, एक्स बी था, फिर मेरे पास हुआ x1, x2, x3, सो ऑन xn, फिर s1, s2, सो ऑन sn, आया ना। ऊपर यहाँ कौन बैठा था, सीजे कौन है, c1, c2, c3, सो ऑन cn, और इधर अपने पास शुरुआत में क्या थे, 0 0 0। बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया किसको, ZJ को। मान लो मैंने ZJ निकाला, Z1, Z2, Z3, सो ऑन Zn, इतने पर बता। मान लो मैंने इतना निकाला, फिर हम कैलकुलेट किए किसको, CJ माइनस ZJ को, यानी यहाँ कौन कैलकुलेट होगा, C1 माइनस Z1, यहाँ कौन कैलकुलेट होगा, C2 माइनस Z2, अगले में C3 माइनस Z3, सो ऑन CN माइनस Zn, ये कैलकुलेट हुआ। दिमाग में अगर ये जितने आ रहे हैं ये सारे के सारे नेगेटिव आ जाए, ये सारे 0 आ जाए, बेस्ट सॉल्यूशन यही टेबल देगी, आपको काम आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि C3 सारे तो नेगेटिव आ गए, सारे नेगेटिव आ गए, लेकिन C3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 पॉजिटिव आ गई। अभी मैं एक से सिखा रहा हूं, सारे नेगेटिव हो गए, लेकिन C3 माइनस Z3 की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव 6 हो गई, तो आप इसका कॉलम दौड़ दो, इसका कॉलम, ये किसका कॉलम है, x3 का, तो आप ZJ के ऊपर चेक करो, x3 में जो यहाँ कोफिशिएंट लिखे गए हैं, ये कोफिशिएंट क्या है। अगर ये सारे कोफिशिएंट नेगेटिव भरे गए हैं तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, अनबाउंडेड। इसको सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाएगा, आप उस प्रॉफिट को बांध नहीं पाओगे, आपका सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। क्लियर हुआ कि नहीं? ये तब होगा जब कम से कम एक CJ माइनस ZJ आपका कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और उसके कॉलम में लगे हुए सारे कोफिशिएंट कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए। जस्ट अपोजिट भी है, नीचे क्या चाहिए, पॉजिटिव, और ऊपर क्या चाहिए, नेगेटिव। उस कॉलम में जितने कोफिशिएंट सब क्या है, नेगेटिव, तो आपका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे में भी आपके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर नहीं बात है? अच्छा, अभी तो मेरी कुछ जरूरत है। अब सुनो, अगर ऐसा ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, आप C3 माइनस Z3 निकालो, कितना हो जाए 6, और आप C2 माइनस Z2 निकालो, ये कितना हो जाए 10 हो जाए। दो लोग पॉजिटिव। अब आप एक काम करें, इन दोनों में से जो बड़ा है, लार्जेस्ट पॉजिटिव, उसको चुनो। लार्जेस्ट पॉजिटिव कौन है, 10, ये मैंने चुन लिया। ये जो 10 है ना, अब इसके कॉलम में दौड़ जाओ, देखो इसके कॉलम में, अगर इसके कॉलम में सारे कोफिशिएंट नेगेटिव या 0 आ रहे हैं, तो तय मान के चलो सॉल्यूशन कैसा, अनबाउंडेड। फिर नहीं सॉल्व होगा, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ कितना, नेगेटिव कोई आया और कोई नहीं आया, या चलो हम ये कह लेते हैं कितना माइनस, तो आपकी बार यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है कि नहीं। और जैसे पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है, मतलब आपके इस आए हुए सॉल्यूशन में सुधार होने की गुंजाइश बाकी है। अब आप अपना काम आगे बढ़ाओगे। कौन से केस में काम आगे नहीं बढ़ेगा? पहला केस, जब आप CJ माइनस ZJ लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गए, लेस देन आर इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी, काम आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कम से कम एक CJ माइनस ZJ आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो उसके कॉलम में आप जाकर के देखो, उसके कॉलम में अगर आपको सारे कोफिशिएंट नेगेटिव नजर आए, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा, अनबाउंडेड, आपको और आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नजर आ रहे, तो आप लार्जेस्ट पॉजिटिव को सिलेक्ट करो, और लार्जेस्ट पॉजिटिव वाले कॉलम में अगर आपका कम से कम एक भी कोफिशिएंट पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो अभी आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, आपको अपने सॉल्यूशन को बेस्ट बनाना है। आई बात समझ में? वो देगा क्या उसमें, जैसे अब जहां लार्जेस्ट पॉजिटिव है, मान लो अभी हमने लिया लार्जेस्ट पॉजिटिव किस पर मौजूद है, x2 पर, तो इसका मतलब वेरिएबल में x2 इंटर करेगा। अब जो हम नया टेबल बनाएंगे, उस नए टेबल में बेसिस में नई बार x2 आएगा। अभी बेसिस में कौन है, s1 है, s2 है, s3 है, sn है। अब जो नई टेबल बनेगी, उसके बेसिस में सारे लोग तो रहेंगे,
कौन आ रहा है X2. x2, लेकिन x2 आ रहा है बेसिस में, जगह तो फिक्स है ना, तो जगह फिक्स है और आप x2 को बेसिस में ला रहे हो तो तय बात है अगर 10 कुर्सियां और 10 आदमी हैं, आप एक और एक्स्ट्रा ला रहे, एक आदमी को उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब तय हो गया है बेसिस में से किसी एक को बेसिस छोड़ करके जाना पड़ेगा। कौन जाएगा, वो कौन जाएगा, वो निकालेंगे उधर मिनिमम एक्सचेंज रेशियो से। अब यहाँ पर एक कॉलम और जुड़ेगा, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होता है वो सुना, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। इधर जो आपकी ये सॉल्यूशन वैल्यू आई हुई है बी वाला का XB, जिसको आपने कहा आप XB में डिवाइड लगाएंगे, किससे डिवाइड लगाओगे, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से। जैसे अभी मैंने x2 के लिए लार्जेस्ट पॉजिटिव माना है, कितना 10 माना, तो इसका मतलब XB डिवाइडेड बाई XB, जो बेसिस में इंटर कर रहा है उसी के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है, जो बेसिस में इंटर कर रहा है उसी के कोफिशिएंट से। बेसिस में कौन इंटर कर रहा है x2, तो आप एक काम करना, जैसे यहाँ लिखा है b1, यहाँ लिखा है b2 और यहाँ लिखा है b2, और मान लो अभी हम चलो सबसे अच्छी सबसे बदतर देंगे दौड़ है, सबसे बदतर देंगे, ये कौन है 4, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, तीनों पॉजिटिव हो गए कि नहीं, मतलब सुधार की गुंजाइश बाकी है। अब आप देखो क्या करेंगे, हम b1 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, खास चलो इसी पर रोको, फिर बाकी बात बाद में।